हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वह रहेगा क्लास 10th साइंस। और साइंस में आपको पता 3 भाग होते हैं, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, एक बायोलॉजी। तो हम आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स के ही सारे चैप्टर को पहले फिनिश करके फिर हम आएंगे बायोलॉजी पर, उसके बाद आएंगे केमिस्ट्री पर। यदि आपको क्लास 10th में 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स लाने तो शुरू से एंड तक आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। तो आपको हमारा साथ देना है। हम आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे और आपके दिल दिमाग में हमेशा के लिए सेव कर देंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वह रहेगा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। क्या स्टार्ट करेंगे कि वाकई में जो प्रकाश है, क्योंकि जो हमारा चैप्टर ही है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन या एवं अपवर्तन, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे प्रकाश से। वास्तव में प्रकाश क्या है? अगर हम प्रकाश की बात करें तो आप किस हिसाब से डेफिनेशन देना चाहेंगे? अगर हमारे हिसाब से डेफिनेशन हम दें तो क्या हो जाएगी कि प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे कि हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या हो जाएगा कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश की हमने डेफिनेशन क्या दी कि प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल लैंग्वेज में पढ़ाए जाएंगे। अब इसके बाद बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की हम बात कर रहे थे। तो प्रकाश का परावर्तन, हम इस टॉपिक को बहुत ही बारीकी से लेंगे और प्रत्येक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग तक पहुंचना चाहिए मेरे द्वारा। हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, बस शर्त यह है कि आपको वीडियो के लास्ट तक बना रहना है। और इस कॉन्सेप्ट, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो प्रकाश का अपवर्तन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो हम किसकी बात करेंगे? प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश का जो परावर्तन है, पहले हम डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। हमें आपको रटाना नहीं है, हमारा ये पर्पस नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है कि आप रटें। हमारा पर्पस क्या है कि आपको प्रत्येक पॉइंट समझ में आए। तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाते हैं। एक तल हो गया है, ये क्या है? एक तल हो गया है। और इस तल के निचले भाग पर, मतलब जो पीछे का हिस्सा होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है, जैसे हम मान लें कि एक शीशा है। क्या हमने माना? एक शीशा है। तो शीशा के क्या होता है, इधर पॉलिश होगी और इधर क्या होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, जिससे कि हम अपना चेहरा देख पाएंगे। उसी प्रकार क्या है कि नीचे पॉलिश है। और कौन सी पॉलिश है? रजत पॉलिश है। इसे कौन सी पॉलिश बोलते हैं? रजत पॉलिश। कौन सी पॉलिश बोलेंगे? इसे बोलेंगे रजत पॉलिश। क्लियर हुआ? अब देखिए, जो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे आएगा, किस पे आएगा? जो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे आएगा, जो रेखा बिल्कुल सीधी होगी, जो 90 डिग्री का कोण बना रही होगी, चाहे हम यहाँ पर बनाए, चाहे यहाँ पर बनाए, चाहे कहीं पर भी बनाए, वो हम उसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे? हम इसे बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब। क्या आपको क्लियर हुआ? अच्छा, अभिलंब क्यों बोला? आपको इतना पता होना चाहिए कि लंब जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? वह होता है 90 डिग्री का। तो इन्होंने इसलिए क्या बोल दिया? अभिलंब। क्योंकि अभिलंब क्यों बोला है? क्योंकि यह है तल के ऊपर एक लाइन खींची हुई है, जिसके लिए हमने क्या बोला है? लंब। और एक तल के ऊपर, इसलिए हमने बोल दिया अभिलंब। तो लंब कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, इसीलिए बिल्कुल सीधी। और आप ध्यान से अगर यहाँ पर देखें तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे आपको यहाँ पर हम दिखाएं, ये कितने डिग्री का कोण है? ये 90 डिग्री का हमारा कोण है, चाहे हम इधर बनाएं चाहे इधर बनाएं, ये 90 डिग्री का कोण है। इतना आपको क्लियर हुआ? अब देखिए, हम यहाँ से एक प्रकाश की किरण भेजेंगे। क्या हमने प्रकाश की किरण
यहाँ से भेजी है, और इस तल से टकराने के बाद समझिएगा बात को कि ये प्रकाश की किरण जो है इस तल से टकराने के बाद सेम जितने कोण पर ये आई थी उतने कोण पर वापस जाएगी। क्या हमने कहा है कि ये जो प्रकाश की किरण थी, अगर कह दें कि 30 डिग्री इसके बीच में कितना कोण है, इसके बीच में मान लिया हमने 30 डिग्री कोण है, तो इसके बीच में भी यहाँ से यहाँ 30 डिग्री का कोण होगा। मतलब जितने एंगल से आई थी, जितने कोण से प्रकाश की किरण आई थी, उतने कोण से प्रकाश की किरण तल से टकराकर वापस चली जाएगी। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है? इतना क्लियर हुआ हो तो हम इनका नामकरण कर लेते हैं। जैसे जिस प्रकार इसका नाम अभिलंब था, इस जो हम किरण भेजेंगे उसका नाम हो जाएगा आपतित किरण। क्या हो जाएगा? आपतित किरण। क्या नाम हो गया? उस किरण का नाम हो गया है आपतित किरण। और जो किरण जाएगी उसका नाम हो जाएगा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। जो किरण आएगी उसे बोलेंगे आपतित किरण, जो किरण जाएगी उसे बोलेंगे परावर्तित किरण। इसको ध्यान कैसे रखना है, इसको याद कैसे रखना है, वो हम आपको यहाँ पर ट्रिक बता देते हैं। जैसे हम बात करें आ का मतलब क्या होता है? आ से याद करेंगे आने वाली किरण। क्या याद करेंगे? जो आ से आने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। और अगर हम बात करें परा, तो परा का मतलब क्या? याम डंडाया हो जाएगा। पराया, तो पराये लोग क्या होते हैं? आते हैं जाते हैं घर से। भाई पराये लोग क्या होते हैं? जाते तो हैं घर से। तो इसी प्रकार क्या है, वो किरण टकरा के जा रही है, ना कि आ रही है। आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण और जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। याद कैसे रखना है? परा से पराया याद रखना है। और पराये लोग क्या करते हैं? वहां से घर से जाते हैं, इसलिए किरण हमारी निकल रही। इतना आपको क्लियर हुआ? अब देखिए, अगर हम कोण की बात कर लें, जैसे हमने एक एग्जाम्पल आपको सेट किया था, एग्जाम्पल आपको दिया था कि 30 डिग्री से आएगी तो 30 डिग्री से वापस जाएगी, कोण बराबर होंगे। अब इन कोणों का नाम क्या होगा? कोण। कैसा कोण? अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच कोण होगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होगा, उस कोण को हम बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? उस कोण को हम बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण किसे बोलेंगे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण होगा उसे हम बोलेंगे आपतन कोण। क्लियर हुआ? जो कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच होगा, जो कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनेगा उसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। क्लियर हुआ? अब देखिए, इस किरण से इस कोण का नाम पड़ गया। आपतित किरण है तो आपतन कोण हो गया, परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण हो गया। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है? इतना क्लियर हुआ है। अब इसके हम परिभाषा पे चलते हैं। अच्छा, हमने लोग वैसे क्या करते हैं, जो हमारे और टीचर हैं वो क्या करते हैं, पहले आपको परिभाषा पढ़ाएंगे, फिर उनके नियम पढ़ाएंगे, उसके बाद डायग्राम बनवाएंगे। तो फिर आपको रटना पड़ता है। वो जब रटना पड़ेगा तो आज नहीं कल को भूल जाएंगे। एग्जाम में आपके बहुत जो डाउट हैं वो माइंड में सेव बैठे रहेंगे। अब जब डाउट बैठे रहेंगे तो दिक्कत तो होनी। तो हमारा जो नियम है बिल्कुल उल्टा है। पहले आपको हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से अगर आपको समझ आ गया तो परिभाषा आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। बाई चांस आप परिभाषा भूल जाते हैं तो उसको इससे बना सकते हैं। अब देखिए, हम अगर परिभाषा की बात करें, किसकी बात करेंगे? यदि हम परिभाषा की बात करें तो इसके परिभाषा क्या हो जाएगी? जब कोई प्रकाश की किरण, ये क्या है? प्रकाश की किरण है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है, क्या हमने बोला है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो परावर्तित होकर, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है, चिकना तल कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। किसी चिकने तल से टकराती है तो परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यहाँ पर माध्यम क्या क्यों आ गया, माध्यम कहाँ से आ गया? माध्यम का मतलब है जैसे एक या तो वायु या पानी, एक ही माध्यम होना चाहिए, एक ही माध्यम होना चाहिए। जैसे मान लिया ऊपर वायु है, तो अगर यहाँ से वायु में से किरण आई तो वायु में तो वापस जाएगी और आपको दिख रही जाती हुई। आपको जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में तो आपको दिखाई दे रही। इतना क्लियर हुआ? तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब कोई प्रकाश की किरण
जब कोई प्रकाश की किरण, या आप यहाँ पर प्रकाश किरण, या हम बोल सकते हैं जब कोई आपतित किरण, आपतित किरण, वो तो आप अपने हिसाब से ही परिभाषा को सेट कर सकते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण या आपतित किरण किसी किसी चिकने तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने क्या कहा, जब कोई प्रकाश की किरण या आपतित किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण या आपतित किरण किसी चिकने तल से टकराती है तथा परावर्तित होकर, बीच में क्या लगा सकते हैं, परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ। अब इसके हम नियम की बात करते हैं। इसके हम नियम की बात करेंगे तो उसके कितने नियम होते हैं? इसके 2 नियम होंगे। पहला नियम क्या है, ध्यान से समझें। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण, सॉरी एरो जरूर लगाएंगे, बिना एरो लगाए गलत हो सकता है, एरो हम जरूर से लगाएंगे। ये किरण यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से जाती हुई दिख रही है। तो आपतित किरण, अविलंब, परावर्तित किरण, तीनों कहाँ है? तीनों एक ही तल पे तो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। मैंने क्या बोला है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? नियम नंबर हम 2 की बात कर लेते हैं। नियम नंबर दूसरा क्या होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अभी अभी हमने आपको बताया, यदि 30 डिग्री कोण से आपतित किरण आएगी तो 30 डिग्री कोण से ही जो हमारी परावर्तित किरण होगी वो वापस जाएगी। तो कोण कैसे हो गए? कोण हमारे बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? समझिएगा, आपतन कोण का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल। तो इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? तो इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। परावर्तन कोण का मतलब होता है रिफ्लेक्ट एंगल, तो इससे हम आर से व्यक्त करते हैं।
किससे व्यक्त करते हैं? इस कोण को हम आर से व्यक्त करेंगे, इसको हम आई से व्यक्त करेंगे। अब कोण कैसा बनता है? आप तो मैथ के स्टूडेंट है, तो कोण हमारा इस तरह से बनता है। तो आपतन कोण, आपतन कोण का मतलब, आपतन का मतलब हो गया आई, तो हमने, और कोण का मतलब इस तरह से होगा, ये हो गया आपतन कोण। परावर्तन कोण कैसे होगा? एंगल आर। कैसे होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। यदि आप एग्जाम में करेंगे तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अपने माइंड में एक इमेज बनाएंगे, या इमेज बनाएंगे या कहीं पर जरा सा जो आपका कॉपी होती है उस पर आप क्या करेंगे, साइड में पहले छोटा सा रफली ये बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप परिभाषा स्टार्ट करेंगे, फिर अगर नियम पूछ रहे होंगे तो नियम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को बनाएंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपको 100% नंबर आधा ही कटेगा, बहुत कटा नहीं, अन्यथा आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आपको जो स्टार पॉइंट है, क्या है, जो स्टार पॉइंट है वो नोट करने की आवश्यकता है। स्टार पॉइंट आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। ये आपके जो बहुविकल्प होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि परावर्तन में वेग क्या है? वेग, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति। वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति नियत रहती है, नियत रहती है। क्या हमने बताया? वेग, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति कैसी रहती है? नियत रहती है। इसमें कोई ना कम होता है ना ज्यादा। जो एक पॉइंट होता है वह क्या होता है? तीव्रता। तीव्रता, तीव्रता घट जाती है, तीव्रता घट जाती है। कि इतना आपको क्लियर हुआ? अब आप कहेंगे तीव्रता वास्तव में है क्या? तीव्रता कहते हैं उसकी रोशनी को, तीव्रता कहते हैं उसकी रोशनी को। कैसे? अगर हम कोई यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ भेजेंगे, या कोई प्रकाश की किरण इस तल पर गिरेगी, तो कुछ ना कुछ उसकी रोशनी तो एब्जॉर्ब करेगी, उसकी रोशनी कुछ ना कुछ उसमें से लेगी। और उसने एक पॉइंट भी ले लिया, अगर हालांकि हमें नहीं दिखने वाला, हमें नहीं दिखेगा, पर कुछ ना कुछ वह रोशनी ले लेगी। अब जब कुछ रोशनी ले लेगी तो जाहिर सी बात है कम होगी उसमें से, जो हम वापस जाएगी। अगर हमने 100% भेजी, तो अगर 1% भी ले लिया तो वापस कितनी जाएगी? वापस जाएगी 99%। भेजी हमने कितनी? 100%। तो उसकी तीव्रता क्या है? तीव्रता जो थी वो घट गई, हालांकि हमें दिखाई नहीं देगी। इतना आपको पॉइंट क्लियर हुआ? यदि इतना क्लियर हुआ हो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसको रफ करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। तो सेम हम उसी प्रकार से इसको भी पढ़ेंगे, पहले डायग्राम, फिर परिभाषा, फिर नियम। यदि आपको इससे पीछे वाला जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया था परावर्तन, वो बिल्कुल अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो, तो फिर ये आपके लिए हल हुआ है, एक एक पॉइंट आपको अच्छे समझ आएगा। तो ये क्या हो गया? अभी अभी हमने आपको पढ़ाया, ये क्या है? ये हमारा तल है। ये क्या है? ये हमारा तल है, पर इस पर कोई भी पॉलिश नहीं होगी। हमने क्या बताया? ये हमारा तल है, इस पर कोई भी पॉलिश नहीं होगी। क्लियर हुआ? अब देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा अविलंब है। जब पॉलिश नहीं होगी तो आपको पता है कि पूरा, जैसे अगर कोई शीशा है, उसके पीछे कोई भी पॉलिश नहीं है, उसके पीछे कोई भी पॉलिश नहीं है, तो हमें पूरा आर पार दिखाई देगा। एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, वो लेंस है, पर जो हमारा चश्मा होता है उस पर कोई पॉलिश नहीं होती, हमें आर पार दिखाई देता है। इसी प्रकार क्या है, जो अविलंब होगा हमारा, वापस थोड़ी ना जाएगा, ना यहाँ पर रुक जाएगा, पूरा पूरा बाहर निकलेगा, पूरा पूरा बाहर, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा हम अविलंब खींचेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे? ये प्रकाश की किरण, जैसे हमने प्रकाश का अपवर्तन में किया था, ये क्या हो गई? प्रकाश की किरण। ये क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा अविलंब,
अभिलंब। क्लियर हुआ? हाँ, इसमें एक थोड़ा सा फर्क होगा, इसमें दो माध्यम होंगे। कितने माध्यम होंगे? इसमें दो माध्यम होंगे। अगर ऊपर वाला माध्यम वायु है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं ऊपर वाला माध्यम वायु है, तो हमें नीचे वाला माध्यम जल लेना पड़ेगा, जल लेना पड़ेगा। इसमें दो माध्यम हो जाएंगे कि ऊपर वाला माध्यम यदि वायु है तो नीचे वाला माध्यम हमें जल लेना पड़ेगा। यदि ऊपर वाला माध्यम जल है तो नीचे वाला माध्यम वायु लेना पड़ेगा। दोनों माध्यम अलग अलग होंगे। अब देखिए, जो ऊपर वाला माध्यम होगा उसे हम बोलेंगे विरल माध्यम। क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे विरल माध्यम। इसे हम क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। और इसे हम बोलेंगे सघन माध्यम, सघन माध्यम। इसको ये भी बताएंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम इसको क्यों बोला गया है। जैसे आपने देखा होगा कि जो वायु है उसके जो अणु हैं वह थोड़ी दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। किसके? वायु के जो अणु हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं अपेक्षाकृत जल से। जो जल के अणु होंगे वो वायु के अणु से पास पास होंगे। कैसे होंगे? वह वायु के अणु के से पास पास होंगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए, सघन माने क्या होता है? सा माने सटे हुए, घन माने घने। सटे और घने हुए जो हमारे अणु हैं उसे हम क्या बोलेंगे? सघन माध्यम। जैसे दो माध्यम लेंगे, जिस माध्यम में सटे हुए और घने हुए जो अणु होंगे उसे हम बोल देंगे सघन माध्यम। और जिसके अणु दूर दूर होंगे, जिसके अणु दूर दूर होंगे हम उसे बोल देंगे विरल माध्यम, विरल माध्यम। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर यदि हम जल और कांच ले लें, जब यदि ऊपर वाले को जल मान लें नीचे वाले को कांच मान लें, तो कांच किसमें होती? कांच होती ठोस। तो ठोस के अणु तो और भी पास पास होंगे। ठोस के अणु क्या होंगे? ठोस के तो अणु बहुत ही निकट होते हैं, ठोस के अणु बिल्कुल पास पास में होते हैं। तो उस समय यदि आप ध्यान से देखें तो इसके अणु में से ये वाले जो अणु हैं वो ज्यादा पास पास में। तो अगर इसकी तुलना करें, किसकी? कांच और जल की हम तुलना कर दें, कांच और जल की तुलना कर दें तो आपको कौन से अणु पास पास में दिख रहे हैं? ये वाले अणु पास पास में, सटे हुए घने हुए। तो ये वाले हमारा हो जाएगा सघन माध्यम और ये वाला विरल माध्यम हो जाएगा यदि हम इसकी तुलना करें। जब क्लियर हुआ? यदि हम इसकी तुलना करते हैं जल की और वायु की तो इसमें से हमारे अणु कौन कौन से पास में? ये वाले पास में, इसलिए ये वाला हमारा सघन माध्यम, ये वाला विरल माध्यम। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, चलिए, तो जब हम जैसे अब एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे आपको हम पहले, आप किस में दौड़ रहे हैं? रोड पे दौड़ रहे हैं। माध्यम क्या है? वायु है। आप वायु के अंदर या वायु में दौड़ रहे हैं, तुरंत ही आपको पानी में कूदा दिया जाए, मान लीजिए एक तालाब है उसमें कूदा दिया जाए, तो क्या आप जितनी स्पीड से वायु में दौड़ रहे थे, रोड पर दौड़ रहे थे, उतनी स्पीड से क्या आप जल में ही दौड़ेंगे? आपका तुरंत आंसर आएगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, उसमें हम स्लो हो जाएंगे, उसमें हम धीरे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अणु पास पास में होते हैं। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। तो उसी प्रकार जो हमारी आपतित किरण है, प्रकाश की किरण है, जैसे ही वह वायु में थी तो बिल्कुल सीधी आती रही, और जैसे ही वह क्या है, जल में आई, अब वो हल्के 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 स्लो होती चली गई, हल्के हल्के स्लो होती चली गई। इतना क्लियर हुआ? तो आप इसमें एक चीज ध्यान से देखें कि अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना है उसका कोण देखें आप, और अविलंब और ये वाली कौन सी हमारी अपवर्तन की बात कर रहे हैं, तो हमारी एक किरण हो जाएगी अपवर्तित किरण। कौन सी हो जाएगी? अपवर्तित किरण। हम परावर्तन की बात कर रहे थे तो किरण कौन सी हो गई थी? परावर्तित किरण। अब इसमें देखिए आप, इसका कोण इसके कोण से छोटा है। किसका कोण? अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना है वह किससे छोटा है? अविलंब और किससे बड़ा है? अविलंब और अपवर्तित किरण से बड़ा है। कौन सा कोण? अविलंब और आपतित किरण के बीच। अब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं। चलिए हम इनका नामकरण करते हैं, फिर आपको क्लियर करते हैं। जो इनके बीच कोण बनेगा वो तो अभी हमने आपको बताया, क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन
कोण। अब अपवर्तित किरण और अवलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे अपवर्तित कोण, या इसे हम बोलेंगे अपवर्तित कोण या अपवर्तन कोण, जो भी आपको बेटर लगे आप वो बोल सकते हैं। अब देखिए हम बोल सकते हैं कि आपतन कोण बड़ा होता है अपवर्तित कोण से, आपतन कोण बड़ा होता है अपवर्तन कोण से। क्लियर हुआ? यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, माध्यम कैसा है? विरल है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, क्या हमने बोला? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। प्रकाश किरण हमारे किससे? विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई, तो हमने क्या कहा है? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। अविलंब हमारा कौन सा? अविलंब ये है। किसकी ओर? पहले आप देखें यहाँ पर क्या थोड़ी दूरी है, पर यहाँ पर क्या हुआ? ये बिल्कुल झुक गई। जानी कैसी चाहिए? इस तरह से इसको जाना चाहिए था, इस तरह जाना चाहिए था, पर इस तरह से ना जाकर वो थोड़ा अविलंब की ओर, अविलंब की तरफ झुक गई है। इतना क्लियर हुआ? तो ये हमारी परिभाषा हो जाएगी। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या हमने कहा है? हमने क्या कहा है? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ? करें इसके नियम की बात कर लें, इसमें भी नियम होंगे। यदि हम इसके नियम की बात कर लें तो इसके नियम क्या हो जाएंगे? देखिएगा सेम वही नियम होंगे। पहला नियम तो वही हो जाएगा जो हमारे प्रकाश के अपवर्तन में था। आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या हमने कहा है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। हमने क्या कहा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है? हम आपको पता है आपतन कोण को किससे कहेंगे? आई से। अपवर्तित कोण को किससे कहेंगे? आर से। क्लियर हुआ? तो देखिए आपतन कोण बड़ा होता है अपवर्तन कोण से। हाँ बोल सकते हैं, चाहे हिंदी में लिख दें, तो शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो कैसे हो जाएगा कि जो हमारा आपतन कोण है वह बड़ा है। ये बड़े का निशान है, बड़ा चिन्ह हो गया। किससे? अपवर्तन कोण से। ये शॉर्ट में लिख गया। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, प्रत्येक पॉइंट आपके माइंड में सेव हुआ हो, तो एक बार आप आरएमबी सर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन समय पर पहुंचते रहें। और जो भी डाउट हो वो हमें कमेंट में जरूर से बताएं।
थैंक यू वेरी मच।